अभी दारापुरी साहब बता रहे थे कि कासगंज का जो मामला हुआ उसमें जो 124 लोगों की गिरफ्तारियां हुई उसमें 80% से ज्यादा लोग या तो दलित है, अति पिछड़े हैं या मुसलमान है। और आपके बीच में कहना चाहता हूं यही गुजरात मॉडल है। और जिस मानसिकता और सोच के चलते बैठ जाओ भाई, कासगंज के मामले में दलित, अति पिछड़े और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उसी सोच और मानसिकता ने प्रतापगंज के हमारे साथी दिलीप सरोज, 24 साल का वो युवक जिसकी लाठियां बरसाकर, पत्थर मार मारकर इलाहाबाद में हत्या कर दी गई। मुझे लग रहा है कि यदि गुजरात मॉडल से भी यदि कोई दूसरा मॉडल घटिया है तो वही योगी मॉडल। लेकिन हम भी खुलकर कहना चाहते हैं कि एक बार यदि चंद्रशेखर छूटकर आया तो फिर देखते हैं कि कौन यूपी में कहता है कि यूपी में रहना होगा तो योगी योगी कहना होगा। हम तो ये कहते हैं कि योगी जी यदि आपको भी यूपी में रहना होगा तो संविधान संविधान कहना होगा, क्योंकि यूपी की जनता का है, यहाँ के किसानों को, मजदूरों का है, यहाँ के दलित, आदिवासी, मुस्लिम, पिछड़े, अति पिछड़ों का है, यहाँ के युवाओं का है, किसी के बाप का नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी आए थे योगी जी, वहां पर भी जनसभा की, कब आए कब वापस चले गए किसी को कोई पता नहीं चला। हमको हराने के लिए गुजरात के सीएम विजय रूपानी भी आए थे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आए थे, और बगल वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने भी जनसभा की। लेकिन फिर भी युवा शक्ति के बलबूते पर, और जैसा कि साथी नदीम ने बताया, दलित और मुसलमानों की एकता के चलते योगी और रूपानी की सारे मंसूबों के बावजूद 20,000 वोट से जीत के दिखाया है। साथियों, आज 2019 में ज्यादा वक्त नहीं है, हम आपके बीच में साफ बात रखना चाहते हैं। यदि दलित और मुसलमान यूपी में एक हो जाए, यदि किसान और मजदूर एक हो जाए, यदि सारे वंचित, पीड़ित और शोषित तबके एक हो जाए, और इन सारी जनांदोलन की अगुवाई हमारी बहनें और युवा कर ले, तो योगी जी दोबारा यूपी के न सीएम बन पाएंगे और मोदी जी 2019 में न पीएम बन पाएंगे। साथियों, आज पूरे देश में जिस प्रकार का माहौल है, हमारे लोकतंत्र के ऊपर, हमारे संविधान के ऊपर इससे ज्यादा खतरा पहले कभी नहीं था। आप देखिए, कुछ दिन पहले बजट पेश हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं, आखिर भीमा कोरेगांव में मैं गया नहीं, तब भी पुणे के पुलिस थाने में मेरे सामने एफआईआर क्यों होती है? भीम आर्मी के हमारे साथी चंद्रशेखर आजाद को जेल में क्यों रखा जाता है? उसके
के ऊपर आंसू का क्यों लगाई जाती है? सही मुद्दा यह है कि इस बार का जो बजट आया, उस बजट में 1,11,750 करोड़ दलित और आदिवासी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कम बजट का अलॉटमेंट हुआ है। कितना? 1,11,750 करोड़। ये वो असली मुद्दा है, जिस असली मुद्दे की बात जिग्नेश मेवाणी करता है और चंद्रशेखर आजाद करता है, इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, ऊना की घटना से लेकर अब तक मैं 19-20 राज्यों में घुमा है, लेकिन बहुत से कम ऐसे आंदोलनकारी साथी है, बहुत ही कम ऐसे भीम सैनिक है जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद की तरह 200-250 से ज्यादा गांव में पाठशालाएं चालू की। ये वो असली मुद्दे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों की आत्महत्या, इन सारे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ही ये लोग गाय की धुन हिलाते हैं। आज यूपी में, गुजरात में, पूरे देश में जब इस देश की जनता रोटी, कपड़ा और मकान की बात करती है, तब ये लोग बात करते हैं घर वापसी, लव जिहाद और गाय माता की। तो 2019 के चुनाव के पहले हम लोगों को ठोस मुद्दों के ऊपर बात करनी होगी। और मैं तो यूपी में इस मंच के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को अपील करता हूं कि जुमलेबाजी छोड़कर आप यदि 2019 के चुनाव के पहले एबीवीपी, आरएसएस और बीजेपी के 1 करोड़ युवा को रोजगार दिया तो मैं पब्लिक लाइफ छोड़ दूंगा। अब तो दीजिए तो सही, हमको तो नहीं देंगे। दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, मुसलमान हो, उनको तो नहीं देंगे। लेकिन यदि अपनी नीयत साफ है तो आरएसएस, एबीवीपी और भाजपा की जो बेरोजगार युवा है, कम से कम उनको जितना सूर्य नमस्कार करवाया सुबह उठाकर, उनको तो रोजगार दे दीजिए। लेकिन नहीं देंगे। 2 करोड़ रोजगार का प्रॉमिस हर साल दिया था, यानी 4 साल के दौरान अब तक 8 करोड़ युवा को रोजगार देना था। उसका 1% 8 लाख को भी रोजगार नहीं मिला। ये असली मुद्दा है। तो हम लोगों को भी, जब भी हम आत्मसम्मान की बात करें, हमारी जाति के नाम पे जो उत्पीड़न होता है उसकी बात करें, तब इस देश के दलितों को, मुसलमानों को, आदिवासियों को और जो भी वंचित और शोषित तबके हैं, उनको नहीं भूलना कि हमारे अस्तित्व के जो सही सवाल है, उनसे ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी और योगी जी पूरा पॉलिटिक्स करते हैं। मैं तो साफ तौर पे कहता हूं, और जहां जहां पर मैंने ये बात रखी है, सारे मुसलमानों ने मेरा समर्थन किया है। और बात यह है कि मोदी जी, यदि सचमुच आपका सीना 56 इंच का है और यदि पाकिस्तान के साथ आपका कोई मैच फिक्सिंग नहीं चल रहा है, तो चलिए दाऊद को पकड़ के लाओ। कुछ नहीं करेंगे उस मामले में। सेटिंग है, पाकिस्तान के साथ सेटिंग है। वंदे मातरम, भारत माता की जय जितना बोलते हैं ज्यादा, उतना भूस पाकिस्तान से खाते हैं मोदी जी। हम तो खुलेआम कह रहे हैं
कि भी भाई आपका पाकिस्तान के साथ कोई सेटिंग नहीं है, मैच फिक्सिंग नहीं है, तो हाफिज सईद को पकड़ के लाओ ना, किसने रोका है? दाऊद को पकड़ के लाओ, लेकिन नहीं लाएंगे। क्या करेंगे? जब 2019 का चुनाव नजदीक आएगा तो पाकिस्तान के साथ और एक मैच फिक्सिंग होगा और कहेंगे चलो दोनों साथ में मिलकर युद्ध खेलते हैं, युद्ध खेलेंगे, ताकि पाकिस्तान के अर्थतंत्र का जो बेड़ा गर्क हुआ है, हिंदुस्तान का जो बेड़ा गर्क हुआ है, पाकिस्तान की गरीब जनता भी रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा से वंचित है, भारत की जनता भी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा से वंचित है। ये दोनों देश की जनताएं असली मुद्दे भूल जाए और युद्ध में उलझी रहे, ये उनका एजेंडा है। यदि चंद्रशेखर आजाद जेल में से छूट कर आ गया तो हमने तय किया है एक ऐसी शिक्षा पद्धति की डिमांड करेंगे पूरे यूपी में, गुजरात में और पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, कि चपरासी का बेटा और प्रधानमंत्री का बेटा एक बेंच पर पड़े, ऐसी शिक्षा पद्धति लागू करो। फिर कहेंगे कि 2 करोड़ युवा को रोजगार दो, और नहीं आता मोदी जी रोजगार देना तो कोई राम मंदिर पकड़कर हिमालय चले जाओ, वहां घंटा बजाओ। और कहेंगे कि सामंती व्यवस्था को खत्म करना है तो पूरे यूपी के हर एक जिले के, हर एक तहसील के, हर एक गांव के, हर एक जाति और धर्म के भूमिहीन को 5 एकड़ खेती की जमीन का आवंटन करो। ये वो असली मुद्दे हैं जिन मुद्दों की हमको बात करनी है। दलित बहुजन आंदोलन में पिछले 15, 20, 25 साल का हम लोग एनालिसिस करें तो हमसे भी ये बहुत बड़ी गलती हुई है कि जिस स्पिरिट और ऊर्जा के साथ हम आत्मसम्मान की बात करते हैं, उतना हमारे अस्तित्व के जुड़े जो सवाल है, आर्थिक शोषण है, उसकी बात नहीं करते। ये गलती हमको सुधारनी है। हम कहेंगे हमारी लड़ाई, हमारा आंदोलन, हमारा संघर्ष आत्मसम्मान के लिए भी है तो रोटी कपड़ा और मकान के लिए भी है। ये पूरा देश, यहाँ की सारी संपत्ति, यहाँ की सारी कैपिटल, वेल्थ, यहाँ की जमीन, यहाँ के मिनरल्स, माइंस, इन सभी के ऊपर हमारा अधिकार है, ये हम कहना चाहते हैं। लेकिन गुजरात मॉडल के चलते क्या हुआ? 1% लोगों के पास देश की 70% संपत्ति चली गई। कितने लोगों के पास? 1%। लेकिन जिस गरीब जनता की जेब में से यह पैसा अदानी और अंबानी की जेब में गया, ये गरीब जनता इस मुद्दे पर सड़कों पर नहीं आई। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और इसीलिए दलित मूवमेंट में एक नया ग्रामर सेट करने की जरूरत है, एक नई लैंग्वेज डेवलप करने की जरूरत है, एक नई बात करने की जरूरत है। और इसी मकसद से इस बार हम लोगों ने तय किया है कि गुजरात में 14 अप्रैल के दिन यदि कागज पे बांटी गई हजारों एकड़ जमीन का पोजीशन भूमिहीन दलितों को नहीं मिला तो हम हाईवे में चक्का जाम करेंगे, बाबा साहब को माला नहीं लगाएंगे। गुजरात में हजारों एकड़ जमीन का आवंटन, जिसे कागज पे खेती होती हो, ऐसे केवल कागज पे किया है। यदि इन जमीनों का, इन पट्टों का पोजीशन दलितों को ना मिले और 14 अप्रैल के दिन हम बाबा साहब के स्टैच्यू को माला पहनाए तो उससे काम नहीं चलेगा। और इसीलिए तय किया है कि गुजरात के कच्छ जिले में सामख्याली का जो हाईवे है वो बंद करवाएंगे और संघर्ष के उस मैदान में, लड़ाई के उस मैदान में हम बाबा साहब को सलामी देंगे।
ये हमको करना है। और आपको भी अपील करते हैं, यदि 1 अप्रैल तक हमारे भाई, हमारे साथी चंद्रशेखर आजाद रावण को यूपी की सरकार छोड़ती नहीं, तो आप लोग भी तय कीजिए कि 14 अप्रैल के दिन या तो योगी आदित्यनाथ की गाड़ी रोकेंगे या तो हर एक जिले में जेल भरो आंदोलन करेंगे। क्या तैयार है इसके लिए? तो यूपी के जितने भी प्रगतिशील लोग हैं, जितने भी अम्बेडकराइट्स हैं, सारे लोग साथ में मिलकर इसका कोई खाका बनाइए। हम लोगों ने तय किया है कि यदि दलितों को जमीन का आवंटन गुजरात में 1 अप्रैल तक विजय रूपाणी सरकार ने नहीं दिया, तो 14 अप्रैल के दिन विजय रूपाणी की गाड़ी को रोकेंगे और उनको बाबा साहब के पुतले को हाथ लगाने नहीं देंगे। आप भी तय कीजिए कि यदि 1 अप्रैल तक चंद्रशेखर को नहीं छोड़ा गया तो योगी आदित्यनाथ के काले हाथों को बाबा साहब के स्टैच्यू को हाथ लगाने नहीं देंगे। ये तय कीजिए। ये मेरा आपके बीच में मेरा ये प्रस्ताव है। तो साथियों, ज्यादा बात ना करते हुए, आप सभी ने इतने प्यार और मोहब्बत के साथ, वैसे भी हम तो प्यार इस मोहब्बत वाले ही है, लव जिहाद वाले नहीं है, और 14 फरवरी वैलेंटाइन डे भी नजदीक आ रहा है। तो गुजरात में, अहमदाबाद में कुछ जगह पर ये चड्डीधारी संघ वाले लोग टमाटर मारने जाते हैं। हम लोगों की टीम ने तय किया है हम तो गुलाब के फूल लेकर जाएंगे। और हम तो पब्लिकली कहते हैं कि कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता है कि हमको तो हमारे जीवन काल में बहुत से लोगों ने आई लव यू बोला है। मोदी जी को कभी किसी ने बोला होगा कि नहीं? तो 14 अप्रैल भी बनाए, 14 फरवरी भी बनाए, और वैलेंटाइन डे तो इसलिए बनाए कि 30 के दशक में बाबा साहब ने कहा था कि इंटरकास्ट मैरिजेस होने चाहिए। यदि इंटरकास्ट मैरिजेस होते हैं तो जाति निर्मूलन होगा, और यदि जाति निर्मूलन होगा तो एक नए समाज का निर्माण होगा। यदि जाति निर्मूलन होगा तो सावित्रीबाई फुले, शहीद आजम भगत सिंह, नारायण गुरु, रामास्वामी पेरियार और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बना पाएंगे। तो मैं खुलकर कहता हूं युवाओं को कि खुलकर आई लव यू कहिए। और यदि 1 अप्रैल तक का वक्त दीजिए आप यूपी की सरकार को, और उसके बाद लग जाए, योगी जी को साफ तौर पे बोला जाए कि 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब के स्टैच्यू को हाथ मत लगाना, यदि चंद्रशेखर को अंदर डाल के रखना है। ये कौन? मेरी ओर से नहीं, ये कौन? यूपी के दलितों की ओर से आना चाहिए। तो साथियों, मेरी बात को यहां समाप्त करते हुए आप सभी को अपील करता हूं कि भीम आरएलवी के युवा साथियों ने, साथी डॉक्टर सुशील गौतम ने, मंच पर उपस्थित सारे एक्टिविस्ट साथियों ने, और आप सभी ने यूपी में ये जो बीड़ा उठाया है, दलित और मुसलमान यहां पर जो साथ में आए हैं, यदि हमारी इस एकता को हम लोगों ने बरकरार रखा और यदि साथ में मिलकर लड़ते रहे, तो जिस तरह से गुजरात में हमने वडगाम जीत के दिखाया, उसी तरह चंद्रशेखर आजाद और बहुत से लोगों को 2019 में हम लोग पार्लियामेंट में भी भेजकर दिखाएंगे। और हम ये भी कहते हैं कि कुछ लोग चुनावी राजनीति के चलते यूपी की असेंबली में भी जाने चाहिए, इस देश के पार्लियामेंट में भी जाने चाहिए, लेकिन सड़कों की लड़ाई का, सड़कों के जन आंदोलन का, सड़कों के संघर्ष का कोई विकल्प नहीं। इसलिए आप सड़कों की लड़ाई का कभी कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, और 14 अप्रैल तक इतनी जबरदस्त दलित मुस्लिम यूनिटी पूरे यूपी में खड़ी कीजिए कि आपको इस बात का आश्वासन हो जाए कि जल्द से जल्द हमारा भाई,
हमारा साथी चंद्रशेखर छूटकर दहाड़ने के लिए हमारे बीच में आ जाएगा। इसी बात के साथ मेरी बात खत्म करता हूं। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम। हम कहेंगे लड़ेंगे, आपको कहना है जीतेंगे। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।